Hi kids, and welcome back to my channel, The Literary Lounge. So I have been receiving requests from all the corners of my place, and yesterday I received a request from some students of class 10 that they want me to upload videos on the syllabus of class 10th also. So I planned on giving a very short video today. This is the first chapter of your book First Flight, and it is from the first chapter, A Letter to God. Now this story is written by Giorgio Lopez Fuentes. He is a Mexican writer, a Mexican novelist, and he often wrote based on experience. तो वो किस पे लिखते थे? अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिखते थे, and was inspired by interactions with various people. और उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता था? इंस्पिरेशन उनको मिलता था लोगों से बात करके. This is how he wrote. जैसे जैसे दिन में वो 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग से मिल रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत हो रही है, उसी के एक्सपीरियंसेस को रिकाउंट करके अपने नॉवेल्स में, स्टोरीज में लिखते थे. एंड मोस्टली द इंटरेक्शंस ही हैड वर विद फार्मर्स एंड लेबरर्स. तो किसानों से, मजदूरों से, इन लोगों से इंटरेक्शन होता था, वो ज़रूर होता था. ही इज़ वेल नोन फॉर हिज ह्यूमर वाइल राइटिंग, और उनकी राइटिंग्स में मजाक जो होता था वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी ह्यूमरस बातें होती थी, एज वेल एज द वे ही कैप्चर्ड एलिमेंट्स ऑफ मेक्सिको एंड द मेक्सिकन लाइफस्टाइल. तो अपने नेटिव प्लेस की जो इंडिजिनस नेटिव बातें हैं वो ज़रूर होती थी उनकी राइटिंग्स में. हिज राइटिंग इज ऑल्सो रियलिस्टिक, और उसमें सच झलकता था, सच की तस्वीर दिखती थी. फिक्शनल होता था बट स्टिल इट हैड अ लॉट ऑफ कनेक्शन विद रियल लाइफ. डिस्पाइट द विटी प्लॉट ट्विस्ट एट द एंड and the overall amusing finish, one cannot deny the truth he presents, especially about the reality of a farmer's life, misunderstandings and misconceptions. तो किसान की लाइफ को लेके, एक फार्मर की लाइफ को लेके जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, लोगों को धोखे हैं, वो इसमें बहुत क्लियर हुए हैं. कैसे किसान की ज़िंदगी गुजरती है, क्या क्या होता है, कैसे फसल उसकी तबाह हो जाती है, और कैसे फिर वो अपनी फेथ को चेक करता है, भगवान को, गॉड को लेटर लिखता है, लेटर का जवाब भी आता है, भगवान नहीं उसके लोग लिखते हैं. एंड ऑल दैट ही हैज़ कैप्चर्ड हेयर. नाउ द स्टोरी इज रिटन इन थर्ड पर्सन. ये थर्ड पर्सन नैरेटिव है, एंड फुएंटेस एम्प्लॉयज डायलॉग विविड डिस्क्रिप्शन, स्पेशली इन द सीन डिस्क्राइबिंग द रेन, हेल एंड रॉथ ऑफ नेचर. तो उसमें जो ओले गिरते हैं, बारिश होती है, उसका जो सीन है वो बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शन है. ऐसा लगता है कि आपके सामने ही बारिश हो रही है और सारी जो फसल है वो आपके सामने ही तबाह हो गई है. द मेन थीम्स आर फेथ, मदर नेचर, इंटेंट एंड पर्सपेक्टिव. तो जो मेन थीम्स हैं आपको जो याद रखनी है वो फेथ और मदर नेचर है. कुदरत, नेचर के खिलाफ कोई नहीं लड़ सकता. आपने सुनामी के बारे में सुना होगा, अर्थक्वेक्स आते हैं. क्या हम लोग इन चीज़ों को रोक सकते हैं? हम इतने एडवांस हो गए, पावरफुल हो गए, फिर भी वी हैव नो कंट्रोल ओवर सच कैलेमिटीज़. हमारे बस से बाहर हैं ये चीज़ें. हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि हम अर्थक्वेक को या सुनामी या ऐसे कोई और साइक्लोन्स आते हैं, जैसे अभी बिपरजॉय आया था पूरे यूपी में, और बहुत सारे भारत के हिस्सों में बारिश हो रही है, तूफान आ रहे हैं, कि हम रोक पाए उसे? नहीं. एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट फेथ, विश्वास, भरोसा. किसमें? भगवान में. किसको कितना विश्वास है. इन एडिशन इट प्रेजेंट द सिचुएशंस एंड डिफिकल्टीज विच मेनी फार्मर्स फेस. और इसी के साथ ये भी बताती है ये स्टोरी कि किसान को किस किस परेशानियों से, किन तकलीफों से गुजरना पड़ता है. नाउ दिस स्टोरी ओपन्स विद अ डिस्क्रिप्शन. स्टोरी की शुरुआत एक डिस्क्रिप्शन से होती है. नाउ इट इज अ क्लेवर वे टू सेट द सीन. फ्रॉम जस्ट 3 लाइन्स द रीडर इज नाउ एबल टू पिक्चर द लोकेशन. तो 3 लाइनों में ही रीडर को लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, ब्रिंगिंग देम क्लोजर टू द स्टोरी. तो अगर आपको लोकेशन के बारे में पता होता है तो आप उससे कनेक्ट ज़्यादा कर पाते हैं. सपोज आप हिंदुस्तानी हैं, आपको अगर, और आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, आपको पता चलता है दिल्ली के लाजपत नगर में कोई स्टोरी सेट हुई है, यू विल समहाउ फील कनेक्टेड टू इट. आपको उससे जुड़ाव महसूस होगा. ऐसे ही चीन का कोई रहने वाला है, उसको चाइना के या आसपास जुड़े हुए कंट्रीज की कोई लोकेशन दी जाएगी, वो पढ़ेगा, सेटिंग में होगी, ही विल फील कनेक्टेड, राइट. सो हेयर ऑल्सो in the first 3 lines the location is given and you feel connected, close to the story. As the main character Lencho, now the main character is called Lencho is watching the sky. He can presumably see dark clouds approaching. और वो देख रहा है कि बहुत ही घने काले बादल जो हैं वो आ रहे हैं, जैसे आजकल हमारे अभी हर तरफ काले काले बादल हो रहे हैं. which is how he tells his wife that they will have rain. और क्योंकि वो किसान है, उसे अंदाज़ा रहता है कि कब बारिश होगी, क्या होगा, तो वो अपनी बीवी को बताता है. he goes and tells his wife कि आज बारिश ज़रूर होगी. हर रिस्पॉन्स, यस गॉड विलिंग.
ऑलरेडी शोज द फैमिलीज फेथ इन गॉड। और जब वो बीवी से कहता है तो बीवी क्या कहती है कि हाँ भगवान करे क्या कि बारिश हो, क्योंकि उसकी फसल के लिए बारिश जरूरी है। तो इससे पता चलता है कि फैमिली जो है वो भगवान में भरोसा करती है, पूरी फैमिली। द लाइन द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house also conveys a warm aura of a hard working family। पूरी फैमिली, क्योंकि किसान की फैमिली है तो सारे लोग अपना अपना इस सब का काम बटा हुआ है, सब अपना काम करते हैं। बच्चे जो थे बड़े लड़के वो क्या कर रहे थे, दे वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो छोटे थे दे वर प्लेइंग नियर द हाउस। इट शोज अ वार्म ऑरा राइट ऑफ अ हार्ड वर्किंग फैमिली। सॉरी। एज द रेन एंड हेल बिगिंस, Fuentes uses some beautiful imagery which aligns with the overall theme of Mother Nature। अब जैसे बारिश शुरू होती है, फिर हेल स्टॉर्म, ओले गिरने लगते हैं, Fuentes क्या यूज करते हैं, इमेजरी यूज करते हैं। एंड इट somehow अलाइंस, वो मिलती है किससे, मैच खाती है, पटरी में बैठती है किससे, मदर नेचर की थीम से। Some examples of imagery are the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। ये इमेजरी है, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। रेन का कर्टेन, रेन का पर्दा नहीं हो सकता, बट इट इज अ वे ऑफ सेइंग यूजिंग सिंबॉलिक इमेजरी। एंड द हेल स्टॉर्म्स रिजेंबलिंग न्यू सिल्वर कॉइन्स ऑफ फ्रोजन पर्ल्स। और फिर इमेजरी और देखिए आप, जो हेल स्टोन्स आए यानी ओले जो गिर रहे थे उनको क्या कहा गया है स्टोरी में, न्यू सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के नए, या फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती। दिस इज इमेजरी राइट। द लेटर ऑफ विच इज ऑल्सो अ मेटाफर। फ्रोजन पर्ल्स एक मेटाफर भी है। मेटाफर का मैंने एक आपको शॉर्ट्स डाला है, वो आप देख सकते हैं मेटाफर क्या होता है। When the rain begins, he tells his wife, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। और जब बारिश भारी हो जाती है, तेज हो जाती है, तो अपनी बीवी से क्या कहता है कि ये बारिश नहीं है, बारिश की बूंदे नहीं है, ये सिक्के हैं, नए सिक्के। क्यों? The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। क्या मतलब है इसका? क्यों लेंचो ऐसे कहता है कि जो बूंदे हैं बारिश की उनको दो अलग अलग वो नाम देता है, कि जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट हैं और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट हैं। डिनोमिनेशन बता रहा है करेंसी के। क्यों? हेयर द रेन सिंबलाइजेज मनी। बारिश होगी, अच्छी बारिश, उसकी फसल उससे अच्छी होगी, बिकेगी तो पैसा आएगा। दैट इज वाई द सिंबोलिज्म। ओके, विद द रेन वाटर द प्लांट्स विल बी नरिश एंड द कॉर्नफील्ड विल ग्रो वेल which in turn will give the family a huge profit। तो जब बारिश होगी, बारिश का पानी पड़ेगा, तो जो पौधे हैं उनको पोषण मिलेगा। पोषण मिलने से क्या होगा कि उनकी जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी। किस चीज की फसल थी? भुट्टे की, कॉर्न की फसल थी। which in turn will give the family a huge profit। उससे उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। the bigger the water drops are the more it will aid the crops। जितनी बड़ी बूंदें होंगी उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा फसल को। Hence the bigger drops represent more money। इसीलिए बड़ी बूंदों को 10 सेंट कहा गया है। When the hail starts, what happens? When the hail starts, Lencho describes it as new silver coins। Once again, this aspect of nature symbolizes money, but in a contradictory way from the raindrops। While the rain represented good fortune and promise of monetary return, the hailstones represent misfortune and loss। Right? तो जब ओले गिरते हैं तो लेंचो क्या कहता है? न्यू सिल्वर कॉइन्स। क्यों कहता है न्यू सिल्वर कॉइन्स? क्योंकि पहले जो बारिश की बूंदें थी वो पैसा सिंबलाइज कर रही थी कि पैसा आएगा, प्रॉफिट होगा। ये न्यू सिल्वर कॉइन्स हैं, दे सिंबलाइज लॉस। व्हाई? बिकॉज द हेल स्टोन्स आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप। सो दीज न्यू सिल्वर कॉइन्स, द हेल स्टोन्स, ये जो ओले हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मिसफॉर्च्यून, बैड लक, बदकिस्मती, एंड लॉस, एज दे विल डिस्ट्रॉय द कॉर्नफील्ड्स। This great dependency on a powerful and unpredictable force like nature for their livelihood is a difficult reality of farmers, which Fuentes has subtly portrayed। तो Fuentes जो ऑथर हैं उन्होंने इसमें बहुत अच्छे से दिखाया है कि मदर नेचर की जो ताकत है, जो शक्ति है, उसके आगे किसान कैसे मजबूर हो जाता है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। Describe this terrible loss and sorrow the family faced, along with the possibility of starving for a year। They did not give up complete hope because of their faith in God। पूरी उसकी जो फसल है लेंचो की वो सारी तबाह हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसके बावजूद इन लोगों का जो भगवान में भरोसा है वो बिल्कुल डिगता नहीं है, वो उतना ही मजबूत रहता है। विच इज वन ऑफ द ओवर एक्टिंग आर्चिंग थीम्स ऑफ द स्टोरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है स्टोरी की। बट इन द हार्ट्स ऑफ all who lived in that solitary house
In the middle of the valley there was a single hope, help from God. This is a line from the story. उनको पता था उस वैली में जो एक अकेली झोपड़ी थी जिसमें ये फैमिली रहती थी, उन सबको पता था जो भी लोग रह रहे थे झोपड़ी में कि एक उम्मीद है. किसकी उम्मीद? भगवान की. गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड. हिज फेथ वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव गॉड वुड रिसीव हिज लेटर एंड सेंड हिम मनी. तो वो खत लिखता है भगवान को. दैट इज वाई द स्टोरी इज कॉल्ड अ लेटर टू गॉड. और उसे पूरा यकीन है कि भगवान उसका लेटर पढ़ेंगे और उसकी मदद करेंगे, उसे पैसे भेजेंगे. इंटरेस्टिंगली इन अ वे ही मे हैव बीन राइट. और शायद वो एक तरीके से सही है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि भगवान ही रास्ते बनाता है, भगवान जरिया बनता है. जो भी होता है सब उसकी मर्जी से होता है. तो पोस्ट ऑफिस वालों ने जो उसे पैसे दिए वो भगवान ने रास्ता बनाया था. राइट? सो इन अ वे ही मे हैव बीन राइट. While God may not directly appear and respond with the 100 pesos, it is a mysterious way of the universe which leads to the postmaster gathering money for Lencho. यही मैंने आपको बताया कि भगवान खुद तो साक्षात उतर के आएंगे नहीं, ना गॉड आएंगे कि लो भाई लेंचो ये रहे तुम्हारे 100 रुपया. नो, ही वोंट डू दैट. बट ही डज इट थ्रू पीपल. लोगों के थ्रू वो ऐसा करते हैं. Therefore it was an indirect facilitation. तो भगवान ने इनडायरेक्टली मदद करी. Another element of this theme is the postmaster's reaction. What faith! क्या इस बंदे की श्रद्धा है भाई, क्या श्रद्धा है. The postmaster is, in shock. वो मतलब आश्चर्यचकित है, स्तब्ध है, भौचक्का है कि भाई किसी को इतना भरोसा भी हो सकता है भगवान में. I wish I had the faith of the man who wrote this letter. And he is saying to himself, काश मुझे भी इतना ही ज्यादा भरोसा होता, इतनी श्रद्धा होती. Though they laugh at the situation as a whole, they cannot help but admire Lencho's faith. तो उनको हंसी तो आ रही है कि भगवान को भी कोई खत लिख सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ वो बहुत ज्यादा इस बात पे उसकी तारीफ भी कर रहे हैं. किसकी? लेंचो की. कि उसकी जो श्रद्धा है, जो उसका फेथ है, विश्वास है, बहुत मजबूत है. द रीजन दे ओपन द एनवेलप इन द फर्स्ट प्लेस इज बिकॉज दे वांट टू अटेम्प्ट राइटिंग अ रिस्पॉन्स सो एज नॉट टू शेक लेंचोस ट्रस्ट इन गॉड. अब दिस इज इलीगल. किसी का लेटर खोलना पढ़ना ये लीगल तो है नहीं, बट बिकॉज ही हैज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप टू गॉड, क्योंकि लेंचो ने ऊपर लिख रखा था कि भगवान को लिखा है, इसलिए वो मजबूर हो गए खोलने के लिए. द पोस्टमास्टर कलेक्ट्स एज मच मनी एज ही कैन. वी सी द थीम ऑफ इंटेंट. ही हैड अ वेरी गुड हार्ट एंड इंटेंशन विद हिज एक्शन. अब पोस्टमास्टर जब वो लेटर पढ़ के सबसे मदद मांगता है, अपनी भी लगभग हाफ सैलरी उसमें ऐड कर देता है पैसे इकट्ठा करने के लिए, तो इससे थीम ऑफ इंटेंट आती है. पोस्टमास्टर की इंटेंशन बहुत अच्छी थी. ही हैड अ काइंड हार्ट. इंटेंशन क्या थी? कि लेंचो की मदद करी जाए. ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. तो उसने अपने एम्प्लॉयज से मदद मांगी, अपनी सैलरी का लगभग आधा हिस्सा दे दिया, फिर अपने दोस्तों से कहा कि भाई एक चैरिटी का काम है, कर दो, हेल्प कर दो. एंड दिस इज हाउ दे गैदर्ड, कलेक्टेड दो 70 पेसोज. वो 70 पेसोज जो उन्होंने इकट्ठे किए वो ऐसे किए. द सेकंड थीम इज पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव क्या होता है? When the postman writes God on the envelope and hands it to Lencho, there is content at having done a good deed. ठीक? It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Perspective क्या होता है? नजरिया. ठीक? तो यहाँ पे नजरिया किस. अब इसमें जो दूसरी थीम है वो पर्सपेक्टिव, नजरिए की थीम है. यहाँ पे दो नजरिए हैं. पहला जो पर्सपेक्टिव है वो पोस्टमैन का है. सो व्हेन द पोस्टमैन राइट्स गॉड ऑन द एनवेलप एंड हैंड्स इट टू लेंचो, देयर इज कंटेंट एट हैविंग डन अ गुड डीड. ठीक है, उसमें सेटिस्फैक्शन है. किस चीज का सेटिस्फैक्शन है? कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है. ठीक, किसने किया ये अच्छा काम? पोस्टमास्टर ने. क्या अच्छा काम किया? कि लेंचो की मदद करी, सबसे पैसे इकट्ठा किया और उसको दे दिया. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो पोस्टमास्टर बैठा हुआ देख रहा था. पोस्टमैन ने दिया लेटर, लेकिन पोस्टमास्टर वॉज लुकिंग. वो अंदर से बैठा देख रहा था कि हाँ भाई चलो मैंने अच्छा काम किया और लेटर मिल गया, उसके साथ उसे पैसे भी मिल गए. तो फ्रॉम द पोस्टमास्टर्स पर्सपेक्टिव, तो अगर आप पोस्टमास्टर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उसने एक आदमी की मदद करी है. ही हैज हेल्प्ड समवन इन नीड with no expectation of reciprocity. उसने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किया कि उसको पलट के उसके बदले कुछ उसके साथ अच्छा हो या उसको पैसा मिले. There is no reciprocity. He looks at it as a happy memory. वो उसको एक बहुत ही अच्छी
खुशगवार, एक अच्छी मेमोरी की तरह। मीनवाइल लेंचो वाज एंग्री। अब लेंचो गुस्सा है। क्यों गुस्सा है भाई? बिकॉज दे वाज लेस देन द रिक्वेस्टेड अमाउंट, क्योंकि उसने तो भाई 100 पैसे मांगे थे, इसमें कम थे, 70 थे। रीडर्स में फील दैट ही इज बीइंग अनग्रेटफुल। अब पहली बार अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे, इफ यू रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू विल फील, आपको ऐसा लगेगा कि भाई लेंचो अनग्रेटफुल है, वो ऊपर वाले का शुक्र अदा नहीं कर रहा है, थैंकफुल नहीं है कि पैसे मिल गए, तब भी वो टेढ़े मेढ़े मुंह बना रहा है, गुस्सा हो रहा है, गालियां दे रहा है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ही सिंपली मिसअंडरस्टूड द सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे सारा खेल एक मिसअंडरस्टैंडिंग का है। ही इज एंग्री नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज लेस मनी, बट वॉट ही थिंक्स इज द रीजन फॉर देयर बीइंग लेस मनी। उसका गुस्सा इस वजह से नहीं है कि पैसा कम है, गुस्सा इस वजह से कि पैसा क्यों कम है, किसी वजह से कम हुआ है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। भगवान गलती नहीं कर सकता भाई, वो भगवान है, गलती तो हम इंसान करते हैं, भगवान से गलती कोई होती है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ना वो लेंचो को जो लेंचो ने मांगा था वो देने से इनकार करेगा, मना करेगा, रोकेगा। एंड दिस शोज दैट लेंचो बिलीव दैट गॉड डेफिनेटली रिसीव्ड हिज मैसेज। इससे साफ जाहिर होता है, क्लियर होता है कि भगवान को, गॉड को लेंचो का मैसेज तो मिल गया था, लेटर मिल गया था। इट कंफ्यूजेज हिम टू सी ओनली 70 pesos बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल फॉर द ऑल नोइंग टू हैव मिसअंडरस्टूड हिज रिक्वेस्ट। अब वो कंफ्यूज क्यों होता है लेंचो कि ऑल नोइंग किसके लिए यूज हुआ है? भगवान के लिए, कि वो जो पालनहार है, जो ब्रह्मांड का मालिक है, सब जानता है, उसको उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, उसने कैसे इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी? नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग भगवान की तरफ से नहीं हुई है, कुछ और गड़बड़ है। हिज बिलीफ इन गॉड इज सो ग्रेट that he is certain God sent 100 pesos, which means according to him the only possible explanation is that the envelope has been tampered with. उसका फेथ इतना मजबूत है भगवान में, इतना अडिग है कि उसे ये पता है कि भगवान ने तो 100 भेजे थे, लेकिन इस लिफाफे में के साथ कोई छेड़खानी हुई है, इसमें से पैसे निकाले गए हैं। दिस इज द सेकंड पर्सपेक्टिव। ये लेंचो का पर्सपेक्टिव है। पोस्टमास्टर का पर्सपेक्टिव क्या था कि हाँ, मैंने एक अच्छे आदमी की मदद करी और मैं बहुत खुश हूं, पूरे जीवन वो उसको एक अच्छी मेमोरी की तरह याद रखेगा। लेंचो का पर्सपेक्टिव नजरिया क्या है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। फ्रॉम वन एंड द पोस्टमास्टर वॉचेज हिज प्राइड एंड कंटेंटमेंट एट अ जॉब वेल डन। पोस्टमास्टर अपने ऑफिस में से बैठ के बड़े खुशी से, बहुत ही ठंडक लेके अपने दिल में बैठा है कि हाँ भाई चलो, हमने गरीब की मदद कर दी, गरीब किसान की। एंड फ्रॉम द अदर एंड लेंचो लुक्स ऑन विद एंगर। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लेंचो बहुत ही गुस्से में देख रहा है। क्या देख रहा है लेंचो? क्या देख कि मेरे पैसे जो हैं वो गायब हो गए हैं, कम हो गए हैं, राइट? व्हाट डज लेंचो थिंक हैपेंड? ही राइट्स अ रिस्पॉन्स लेटर टू गॉड इमीडिएटली। अब लेंचो को क्या लगता है क्या हुआ? वो फौरन दोबारा से एक लेटर लिखता है भगवान को उसके रिस्पॉन्स में। ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। जो पैसा मैंने मांगा था उसमें से सिर्फ 70 आए हैं मेरे पास। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। जो बचे हुए हैं वो भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेकिन मेल के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है ना, वो सब धोखेबाज हैं, धोखाधड़ी करी है उन्होंने। सो इन दिस ह्यूमरस ट्विस्ट, लेंचो थिंक्स दैट आउट ऑफ द 100 pesos सेंड बाय गॉड, द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हैड स्टोलन 30। तो ये एक बहुत ही ह्यूमरस ट्विस्ट है स्टोरी का। जैसे कि ग्रिगोरियो लोपेस फुंटेस की स्टोरीज का ये एक हॉलमार्क होता है, हमेशा उनकी स्टोरीज में ह्यूमरस एलिमेंट होता है। ये ह्यूमरस ट्विस्ट आया कि लेंचो को लगता है कि जो भगवान ने 100 pesos भेजे थे उसमें से पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने 30 पैसे चुरा लिए हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाई लेंचो वाज एंग्री। अब समझ में आता है हमें कि लेंचो क्यों गुस्सा था। इस वजह से नहीं कि भगवान ने पैसे कम भेजे, इस वजह से कि भगवान के भेजे हुए पैसों में से किसी ने पैसे निकाल लिए हैं। ही वॉज नॉट अनग्रेटफुल। ऐसा नहीं था कि वो अनग्रेटफुल था, वो भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा है। बट ही इज फ्यूरियस एट द थॉट दैट इज मनी फ्रॉम गॉड हैड बीन स्टोलन। वो गुस्सा इस बात पे है कि भगवान ने जो पैसा सिर्फ उसके लिए भेजा था, उसकी मदद करने के लिए, वो किसी ने चुरा लिया। वी कैन सी दिस इन द वे ही राइट्स, ओनली 70 रीच्ड मी रादर देन यू ओनली सेंड 70। सॉरी। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए वो क्या कहता है, ओनली 70 रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 आए। ये नहीं कहता यू ओनली सेंड 70, आपने सिर्फ 70 भेजे। लेंचो ये नहीं कह रहा कि आपने सिर्फ 70 भेजे। अगर वो ये कहता है इसका मतलब ये होता कि भगवान ने भेजे ही 70 हैं, कम भेजे। वो कह रहा है ओनली 70 रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 आए। इसका मतलब बीच में कहीं किसी ने गायब कर दिए पैसे। द लेटर हेंस सिंबलाइजेस फेथ, सो दिस लेटर टू गॉड इज एक्चुअली अ सिंबल ऑफ फेथ।
भरोसे का, विश्वास का, श्रद्धा का प्रतीक है ये. इट इज अ सिंबल ऑफ फेथ. फुएंटेस एंड द स्टोरी इन दिस आयरनी, और इसी आयरनी पे ये स्टोरी ग्रिगोरियो लोपेज फुएंटेस एंड करते हैं. द कॉन्टेंट पोस्टमास्टर, द सेटिस्फाइड पोस्टमास्टर हु ट्राइड टू डू अ गुड डीड. तो एक तरफ तो पोस्टमास्टर है जो संतुष्ट है कि उसने मदद करी किसान की, एंड लेंचो ऑन द अदर हैंड विद हिज स्ट्रॉन्ग फेथ. दूसरी तरफ लेंचो है बहुत श्रद्धा वाला, हु कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड द सिचुएशन एंड एक्सप्रेसेस हिज एंगर, जिसने पूरी सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड किया और उसने अपना गुस्सा दिखाया, एंड डिस्ट्रस्ट इन द पोस्ट ऑफिस दैट ट्राइड टू हेल्प हिम. आयरनी क्या है कि लेंचो उन्हीं लोगों पे गुस्सा हो रहा है जिन लोगों ने सच में उसकी मदद करी है. राइट. सो दिस वॉज an analysis of the chapter, right? A critical analysis. I hope this helped. In the next video, I'm going to explain the entire chapter line by line. If you like the video, please use the comment section. Till then, you have a good day. Bye bye.